नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मधाने के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 12 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है व्रत। इसके बारे में व्रत के बारे में हम बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहले जैसे कोई भी एक व्रत है, इस व्रत के अंदर जो ये चारों ओर की परिमाप होता है इसको हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। व्रत की परिधि कहते हैं। और इस व्रत के अंदर जो बीचों बीच एक सेंटर होता, केंद्र होता है, उसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और केंद्र और परिधि के बीच की सीधी दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यह त्रिज्या चारों ओर परिधि पर बराबर दूरी पर होती है। सब जगह परिधि क्या होती है? नहीं है, त्रिज्या क्या होती है? समान होती है। इसके अंदर अगली बात आती है, यदि केंद्रक से होती भी एक, दोनों परिधियों को एक मिलाने वाली रेखा होती है, दोनों परिधियों को मिलाने वाली रेखा और कहां से गुजरनी चाहिए? केंद्रक से होकर गुजरती है, वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास। जो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। त्रिज्या का यदि दुगुना करेंगे तो व्यास कहलाएगा। समझ में आ गया? इसके अलावा इसके अंदर जो व्रत होता है उसके अंदर वाले भाग पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका हम क्या कहेंगे? अभ्यंतर कहेंगे। क्या कहलाते हैं? अभ्यंतर। व्रत के अंदर वाले भाग को क्या कहेंगे? अभ्यंतर। और व्रत के बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? बहिर्भाग। क्या कहलाता है? बहिर्भाग। उसके आगे व्रत के अंदर जैसे ये व्रत है, इसके अंदर जीवाएं कितनी होती है? अनंत जीवाएं बनाई जा सकती है। और जीवा क्या कहलाती है? कोई भी व्रत का चाप काटे, उस चाप को मिलाने वाली रेखा होती है, वो क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। और सबसे बड़ी जीवा कहां पर होती है? व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। तो कहां से गुजरती है? केंद्र से होकर गुजरती है। अब व्रत को यदि व्यास को सिरे मानते हुए इसको यदि दो भागों में काटे तो व्रत का ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दो बराबर भाग हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? अर्धव्रत कहते हैं। किसी एक भाग को क्या कहते हैं? अर्धव्रत कहते हैं। और व्रत को यदि किसी इस सिरे से ना काट के दूसरी जगह से कोई चाप काटे तो व्रत को दो भागों में बांटता है। जो बड़े वाला भाग होता है उसे कहते हैं दीर्घव्रत। इस भाग को क्या कहेंगे? दीर्घव्रत कहेंगे। और छोटे वाले भाग को कहेंगे लघु व्रत कहेंगे। जो ये चाप होगा तो दीर्घव्रत चाप होगा और ये क्या होगा? लघु व्रत का चाप होगा। तो इस प्रकार ये हमारी व्रत के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी, हमको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं हम प्रश्नमाला 12.1 के अंदर प्रश्न संख्या पहला। तो हमारा पहला प्रश्न है, खाली स्थान भरिए। व्रत का केंद्र व्रत के खाली जगह में स्थित होता है। जो व्रत का केंद्रक होता है वो व्रत के अंदर होता है और अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? अभ्यंतर। तो इसके अंदर क्या आएगा? अभ्यंतर। और दूसरा प्रश्न है, एक बिंदु जिसकी व्रत के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो व्रत के खाली जगह में स्थित होता है। ये कह रहा है कोई भी एक व्रत है जिसके अंदर व्रत के केंद्र से दूरी त्रिज्या से ज्यादा हो। देखो ये तो हो गई त्रिज्या। अब त्रिज्या से भी ज्यादा दूरी होगी तो व्रत से कहां निकलेगा? बाहर निकलेगा। और कोई भी बाहर पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? बहिर्भाग। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? बहिर्भाग आ जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत की खाली जगह होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कोई भी व्रत होता है उसके अंदर सबसे बड़ी जीवा कहां से निकलती है? सेंटर से निकलती है, जो कि सबसे बड़ी होती है। और जो सेंटर से निकलती है और दोनों परिधियों को टच करती है तो वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। एक चाप खाली जगह होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। ये कहना चाहता है एक ऐसा चाप है जिसके सिरे क्या हो? उसका व्यास पर हो। अर्थात एक व्रत है
और व्यास से एक चाप कट रहा है। चाप कहां से कट रहा है? उसके एक व्यास के सिरे से कट रहा है। तो जो ये भाग बनेगा वृत्त का उसको क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे। जो आधा आधा वृत्त काट रहा है, कहां से कट रहा है? व्यास से कट रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। समझ में आ गया? अब देखो अगला, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे खाली जगह भागों में विभाजित करता है। देखो इसके अंदर क्या है? एक समतल है। समतल है या नहीं है? इसके ऊपर क्या है? एक वृत्त है। तो यहां पर एक समतल के ऊपर एक वृत्त बना दिया, तो उस तल को कितने भागों में विभाजित करेगा? 3 भागों में विभाजित करे। देखो एक ये तल हो गया, एक दूसरा ये हो गया, एक तीसरा ये हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा? 3 भागों में विभाजित करता है। समझ में आ गया? समतल के ऊपर कोई भी वृत्त है तो उस तल को 3 भागों में, देखो 1 2 3 भागों में विभाजित किया। तो इस तरह ये हमारा प्रश्न संख्या पहला था। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 2, सत्य और असत्य में आपको उत्तर देना है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है सत्य और असत्य में उत्तर देना है, उसका कारण भी बताना है। पहला प्रश्न है, केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। ये कथन सत्य या असत्य है? देखो एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर भी कहीं पर भी बिंदु ले लो, रेखा इस पर कोई भी बिंदु ले लो, इसको केंद्र से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो सब क्या त्रिज्या होती है या नहीं होती है? होती है। तो ये कथन क्या होगा? हमारा सत्य कथन होगा। कारण यही होगा, और यदि गलत हो तो हम उसका कारण बताते। सत्य है मतलब ये केंद्र को वृत्त की परिधि से मिलाने वाला एक त्रिज्या ही होती है। दूसरा है, एक वृत्त में समान लंबाई के चाप, यहाँ पर किताब में गलत छपा हुआ है 4 जीवाएं होती है, वो लिख देना, ठीक है ना? एक वृत्त में समान लंबाई की 4 जीवाएं होती है। बताओ, देखो एक वृत्त है, उसके अंदर समान लंबाई की 4 जीवाएं। 4 जीवाएं कोई जरूर नहीं है, अनंत पॉइंट होते हैं इसके ऊपर। कितने पॉइंट होते हैं? परिधि के ऊपर अनंत पॉइंट होते हैं, और 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो बहुत सारी जीवाएं होगी, और कोई जरूरी नहीं है वो सभी जीवाएं समान हैं। अलग अलग जीवा भी तो हो सकती है। परिधि की 2 पॉइंट को मिलाते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी जीवाएं बनाई जा सकती है, और सभी जीवाएं समान होती है, कोई जरूरी नहीं है। ये बोला है कि 4 जीवाएं समान होती है, 4 क्यों अधिक भी होती है, बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, इसलिए कथन क्या हो गया? हमारा असत्य हो गया। अगला है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घवृत्त चाप होता है। तो देखो इसको समझे, ये कह रहा है एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांटने पर जो प्रत्येक भाग बनेगा वो एक दीर्घ चाप होता है क्या? तो देखो एक वृत्त है, अब टोटल 360 डिग्री का होता है, 3 बराबर चापों में बांटेंगे तो कितने कितने डिग्री आएगा? 120 डिग्री। तो इसको क्या करेंगे? ये लो, ये 120, ये भी 120, ये भी 120, तो ये चाप हो गया। ये क्या दीर्घ चाप है? क्या ये दीर्घ चाप है? क्या एक दीर्घ चाप है? दीर्घ चाप के लिए क्या कंडीशन है? आधे वृत्त से ज्यादा होना चाहिए, अर्थात 180 डिग्री से यदि ज्यादा वृत्त काट रहा है तो उसके अंदर दीर्घ चाप बनेगा। देखो ये अर्धचाप बन रहा है, यदि ये ऐसा बन गया और ऐसा काट दिया, अर्थात यहां से लेकर यहां तक 180 से ज्यादा, तो ये दीर्घ चाप होगा। लेकिन ये 120 डिग्री के चाप कट रहे हैं तो ये दीर्घवृत्त चाप होंगे, ये नहीं लघुवृत्त चाप होंगे, दीर्घवृत्त चाप नहीं हो सकते। इसलिए ये कथन भी क्या हो गया? हमारा असत्य कथन हो गया, क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक चाप बराबर है और 360 डिग्री में 3 का भाग देंगे तो 120 के चाप आएंगे। तो 120 का चाप एक लघुवृत्त के अंदर आता है, लघुवृत्त चाप है, दीर्घवृत्त चाप नहीं होता। यदि 180 डिग्री से ज्यादा होता तो ये हमारा कथन सही होता। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुनी हो वृत्त का व्यास है। बिल्कुल सही है। वृत्त के अंदर जिसकी लंबाई त्रिज्या से डबल है, त्रिज्या ये है
और त्रिज्या की डबल करते हैं तो क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। अगला है, नहीं ये कथन सत्य है, ठीक है। अगला देखते हैं, वृत्त एक समतलीय आकृति होती है, इसको समतल पर बना सकते हैं। इस वृत्त को क्या एक समतल पर बना सकते हैं, बिल्कुल समतलीय आकृति है, इसको क्या है, सत्य है। एक तल पर स्थित उस बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक के स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं, व्यास कहलाता है। ये कहना चाहता है एक समतल है, इसके ऊपर इस पॉइंट से सब जगह जो दूरियां होती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्याएं कहलाती है। देख सबके लिए अचर दूरी, कहने का मतलब है एक पॉइंट है, उस पॉइंट से अचर दूरी, निश्चित दूरी ले ली और इस बिंदु को मिलाने पर ये क्या बनता है, जो ये दूरी कहलाएगी पूरी, जो ये दूरी अचर दूरी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। लेकिन यहाँ क्या बुझा है, स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं वो एक व्यास कहलाता है। ये गलत है, असत्य हो गया, क्योंकि इस बिंदु से जो ये दूरियां कहलाएगी वो अचर दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अगला है, वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। सही है क्या, ऐसी जीवा जिस पर केंद्र होता है तो वो जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, त्रिज्या नहीं कहलाती है। इसलिए ये कथन भी क्या हो गया हमारा, असत्य कथन हो गया, और इसका कारण आप स्वयं को लिखना है। तो इस प्रकार आज हमने प्रश्नमाला 12.1 पूर्ण की है। अगले भाग के अंदर हम करेंगे इसके संबंधित प्रमेय करेंगे और इसके बारे में कुछ और बेसिक जानकारी लेंगे और हम 12.2 की शुरुआत करेंगे। आज के लिए